वेलकम टू फेडरल का मार्जिन। यह है लेक्चर नंबर 11 जिसमें आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस। इससे पिछले चैप्टर में हमने किए थे एमसीक्यूज और अब हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करने से पहले आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसके अलावा अगर आप इस चैप्टर के नोट्स फ्री में चाहते हैं, जो मैंने इस चैप्टर के नोट्स बनाए हुए हैं, अगर ये फ्री में चाहते हैं और बाकी सारे चैप्टर्स और सारे सब्जेक्ट्स के अगर आप नोट्स फ्री में चाहते हैं, तो अभी जो स्क्रीन पे जो नंबर है आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको नोट्स गेस्ट पेपर्स पास करके सब चीज़ें फ्री में पूछेंगे। और उसके अलावा अगर आप ट्यूशन स्टार्ट करें क्लास 9, 10, 11, 12 कोई से भी सब्जेक्ट की, तो अभी जो स्क्रीन पे जो व्हाट्सएप नंबर आ रहा है अगर आप हमें मैसेज कर दें, हम आपको है ना ट्यूशन दे देंगे। जो बच्चे हमसे ट्यूशन लेते हैं उनमें हमेशा 90% नंबर ही मार्क्स आते हैं। तो अब है ना शॉर्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहला सवाल है, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो इसका है ना जवाब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। हम जाते हैं नोट्स में और यहाँ पे सबसे पहला सवाल आ गया, व्हाट आर द कंडीशंस फॉर यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन। ठीक है, तो कंडीशंस ये हैं कि यार इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करने की, यार आपकी जो एक्सलेरेशन है ना, जो ऑब्जेक्ट मूव करता है वो कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो this equation of motion can only be used when an object is moving with a constant acceleration। अगर आपकी acceleration constant है, मतलब change of velocity वो अगर सेम ही रहती है पर सेकंड, तो यस, तभी आप है ना ये यूज कर सकते हैं। और उसका एग्जांपल क्या है यार, एक है ना ग्रेविटी हमने ले ली। ग्रेविटी में क्या सीन होता है यार, ग्रेविटी आपकी जो होती है पूरी, वो सिर्फ 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की ही होती है। और मतलब उसका है ना कोई, और उसका है ना कोई मतलब ऐसा नहीं होता है कि वो चेंज हो रही होती है ग्रेविटी, नहीं, वो कांस्टेंट ही रहती है, एटलीस्ट आपके सिलेबस में। ठीक है, तो ये हो गया पहले सवाल का जवाब। फिर आते हैं दूसरे सवाल में। यू थ्रो यू थ्रो यहाँ पे होगा, थ्रू नहीं होगा। ठीक है, यू थ्रो, आप बॉल को ऊपर फेंकेंगे ना, तो यू थ्रो अ स्मॉल बॉल वर्टिकली अप इन द एयर, हाउ द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल ओरिएंटेड विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर when the ball is going upward and when the ball is coming downward। तो अब है ना इनकी वेलोसिटी देखनी है और ये सब देखनी है। तो यार जब बॉल ऊपर जा रही होती है, ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ऊपर ही जा रही है, क्योंकि यार वो ऊपर ही जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह, अगर बॉल ऊपर जा रही है तो उसकी वेलोसिटी भी ऊपर होगी। ठीक है, लेकिन एक्सेलरेशन नीचे है। क्यों? ग्रेविटी की वजह से। एक्सेलरेशन भले जिस भी डायरेक्शन में हो उसका ना कोई सेम एज वेलोसिटी हो, वो ज़रूरी नहीं है। ठीक है, जो आपकी एक्सेलरेशन है वो सिर्फ नीचे ही है, क्योंकि ग्रेविटी आपको नीचे ही खींचती है। वेलोसिटी भले कम होती जा रही है लेकिन फिर भी वो ऊपर ही पॉइंट कर रही होती है, क्योंकि यार बॉल ऊपर जा रही है। फिर व्हेन द बॉल इज कमिंग डाउनवर्ड, तो यार तब वेलोसिटी नीचे होती है और साथ में एक्सेलरेशन नीचे होता है। एक्सेलरेशन हमेशा नीचे होती है, लेकिन वेलोसिटी उस डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में आपकी बॉल ट्रैवल कर रही होती है। ठीक है, फिर आते हैं तीसरे सवाल में। For a projectile motion, is the velocity zero at any instant? ठीक है, and is the acceleration zero at any instant? अब इसका जवाब यहाँ पे लिखते हैं। तो ये आ गया, सबसे पहले जो यार वेलोसिटी होती है वो सिर्फ एक पॉइंट पे जीरो होती है। सिर्फ वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट जो होता है वो किधर जीरो होता है, यार उस पॉइंट पे जहाँ पे मैक्सिमम हाइट आ जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन जीरो कभी नहीं होती। तो वही यहाँ पे लिखा है हमने, इन प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली द वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट इज जीरो एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पाथ, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट वो कभी नहीं। अगर बॉल सीधे हाथ उल्टे हाथ पे जा रही होती है वो कभी जीरो नहीं होगा, लेकिन ऊपर नीचे वाले जो कंपोनेंट होता है ना वो आपका हो सकता है। और एक्सेलरेशन वो है ना कभी, और आपकी एक्सेलरेशन कभी जीरो नहीं होती, क्योंकि ग्रेविटी हमेशा वहाँ पे होती है और नीचे खींच रही होती है। अगर एक डायग्राम बनाए हम ऐसे ही प्रोजेक्टाइल मोशन की, तो ये हो गई आपकी एक डायग्राम। ये हमने बॉल को यहाँ पे रखा, इसको यूँ फेंका और यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसको बॉल को ऐसे ही कर लेते हैं। तो यार इधर है ना, इस वाले पॉइंट पे ये जो सबसे मैक्सिमम हाइट है, इधर क्या होगा, बॉल जो आपकी है डायग्रामेटिकली अगर हम देखें तो यार ये आपकी समझे ग्रेविटी फील्ड है जो हमेशा नीचे ही हो रही होती है, तो उसकी वजह से हमेशा मेरी एक्सेलरेशन जो है वो नीचे ही होगी। लेकिन जब बात आती है आपके वेलोसिटी की, तो यार वेलोसिटी आपका वही पाथ है, जो वही डायरेक्शन, मतलब जिस डायरेक्शन में आपका पाथ है। ठीक है, तो ये मैंने वेलोसिटी के ऐसे ही पाथ्स बना दिए, जिस डायरेक्शन में बॉल गई है उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी वेक्टर होंगी। तो अब ये वाला जो ऊपर वाला जो पॉइंट है, यह वाला सबसे मैक्सिमम पॉइंट, यहाँ पे सिर्फ वेलोसिटी वेक्टर आपका हॉरिजॉन्टल वाला होता है, वर्टिकल होता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो तो अगर हम डायग्राम के हिसाब से देखें तो यार ऊपर जो ये वाला पार्ट है, यहाँ पे आपकी जो वेलोसिटी होती है वर्टिकल वाली वो जीरो हो जाती है, क्योंकि वो डिसेलरेशन हो रही होती है ग्रेविटी की वजह से, और हॉरिजॉन्टल कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो उसकी वजह से ये कांस्टेंट ही रहती है। ठीक है,
तो यही है ना, वही चीज़ हमने अल्फाज में यहाँ पे लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 3 में, मैंने डायग्राम बना के आपको भी दिखा दिया। ठीक है, फिर आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। कंस्ट्रक्ट मोशन डायग्राम शोइंग द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट सेवरल पॉइंट्स अलोंग इट्स पाथ, अज्यूमिंग द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड हॉरिजॉन्टली एंड द प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो अब यार इसके है ना, सबसे पहले अगर पार्ट बी का देखा जाए तो मैंने पार्ट बी का आंसर ये वाला ही वही बना दिया। इसमें से आप इन्हें ग्रेविटी फील्ड लाइंस हटा सकते हैं, और ये मैं रेड एरो हटा देता हूँ हॉरिजॉन्टल वाला। ठीक है, अगर देखा जाए तो यही आपका पार्ट बी का आंसर है। ठीक है, उसमें है ना थीटा एंगल आपका ये आ गया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया आपका पार्ट बी का आंसर। तो ये मैं यहाँ पे पार्ट बी लिख लेता हूँ। फिर आता है पार्ट ए। पार्ट ए में क्या है कि यार ये समझे एक खाई है यहाँ पे। ठीक है, और बॉल को यहाँ से ऐसे समझे आपने लात मार दी, और है ना वो ऐसे यूं जाती है नीचे, तो और वो यहाँ पे आ जाती है। तो यार उसमें क्या होगा, आपके ये ऐसे यूं एरोस आ जाएंगे जो आपकी वेलोसिटी के होंगे, क्योंकि जो पाथ लिया हुआ है बॉल ने उसी में ही है ना वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये सीन है। तो ये पार्ट ए की डायग्राम हो गई और पार्ट बी का ये डायग्राम हो गया। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। एन एरोप्लेन while flying horizontally drops a bomb when reaches exactly above the target but missed it. Explain why. तो अब इस पे आते हैं, और ये सवाल मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो यार इसमें ये the bomb misses the target because it retains the horizontal velocity of the airplane when it is dropped. While it falls due to gravity, it also moves forward, so it doesn't fall directly below the release point. तो इसमें ये हो रहा है कि बॉल जो है, डायग्राम हमने ये बना ली यार। इसमें क्या है यार, ये आपका जहाज है। ठीक है, वो है ना ऐसे ही आगे मूव कर रहा है। लेट्स से हम कहते हैं भाई 1000 किलोमीटर पर सेकंड। 1000 किलोमीटर वैसे बहुत है, चले 100 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ना ऐसे ही वो आगे जा रहा है। ठीक है, अजम्पशन है। तो अब सीन ये होता है, 100 किलोमीटर पर सेकंड भी वैसे बहुत है, 10 किलोमीटर पर सेकंड कर लेते हैं। ठीक है, तो यार जहाज ही आपका आगे जा रहा है और आप बॉम्ब को ऐसे ही गिराते हो। तो यार द थिंग इज कि ये जो आपका बॉम्ब है उसकी भी एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है। कितनी? उतनी ही जितने जहाज की है। तो इसकी भी ये है ना 10 किलोमीटर पर सेकंड भी स्पीड होगी। तो अब भले ऐसे ही वो गिरा दो, लेकिन यार जब जहाज हिल रहा है ऐसे ही वो आगे जा रहा है, तो यार जब आप बॉम्ब को गिराओगे तो उसकी भी उतनी स्पीड होगी। अगर आपका जहाज एक जगह पे खड़ा हुआ है तो आप गिरा दो, उसका मसला नहीं है। लेकिन यार अगर जहाज हिल रहा है और हिलते हिलते जहाज में ऐसे ही वो आप फेंक दो बॉम्ब, तो वो नीचे कुछ भी आप बॉम्ब बॉल कुछ भी फेंको तो वो आगे जा रहा होगा, फिर बाद में जाके ना वो आगे जाके ऐसे यूं गिरेगा यहाँ पे जाके। पहले वो नीचे गिरा हो, लेकिन यार वो आगे भी जा रहा है तो उसका जो पाथ है ना वो बनेगा ऐसे यूं। ठीक है, ये होता है। आपने मूवीज में भी देखा होगा, जब पैराशूट वाले जंप मारते तो वो आगे जाते हैं और नीचे जाते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ खाली नीचे जाते हैं, आगे भी जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये है ना आंसर। इसका हमने डायग्राम में भी बता दिया और साथ में यहाँ पे समझा भी दिया कि यार वर्ड्स में भी कैसे हैं। हम आते हैं क्वेश्चन 6 पे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सप्लोजन एंड कोलिजन, एंड उसकी एग्जांपल्स देनी है दोनों की एक एक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 6 आ गया। डिफरेंस क्या है यार? तो क्वेश्चन 6 में ये कि यार एक्सप्लोजन क्या होता है और कोलिजन क्या होता है। एक्सप्लोजन मतलब फटना, ठीक है, बॉम्ब फटना ऐसे कुछ हो गया। और कोलिजन यार मतलब टक्कर मारना, और वही लिखा है एन एक्सप्लोजन इज व्हेन एन ऑब्जेक्ट ब्रेक्स अपार्ट ड्यू टू अ सडन रिलीज ऑफ एनर्जी। मतलब वही है ना फटना। ठीक है, ऐसे जैसे पटाखे फट जाते हैं वही। और कोलिजन क्या होता है? जब दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से टक्कर मार लेते हैं। ठीक है, तो एक्सप्लोजन क्या होता है? एक चीज का फटना, और कोलिजन का मतलब दो चीजों पे टक्कर होना। ठीक है, इसमें दो चीजें टक्कर मार रही है, इसमें एक चीज फट रही है दो चीजों में। ठीक है, तो ये फर्क होता है। और एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं एक्सप्लोजन के, यार आप बॉम्ब फाड़ो पटाखे फाड़ो, और कोलिजन में यार कह दो दो गाड़ियों की टक्कर हो गई। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। फिर क्वेश्चन 7 पे आते हैं। क्वेश्चन 7 पे यार वाई डू स्लो मूविंग, यहाँ पे ग्रामर गलत है लेकिन खैर, वाई डू स्लो मूविंग लोडेड ट्रक्स एंड अ स्पीडिंग राइफल बुलेट ईच हैव अ लार्ज मोमेंटम। तो यार इनके बीच में ज्यादा मोमेंटम क्यों होता है? तो यार इसलिए होता है कि ट्रक आपका, तो यार वो इसलिए होता है क्योंकि यार मोमेंटम का हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, P इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, P मतलब मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। तो जब हम मोमेंटम की बात करते हैं तो यार मोमेंटम में सीन ये है कि इसका फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी है। अब जो ट्रक की बात होती है, ट्रक का मास बहुत होता है। ये जो मास होता है ना ट्रक का यार हजारों केजी में होता है। तो उसकी वजह से यार मोमेंटम भी है ना बहुत आप ऊपर हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है।
फिर बात आती है राइफल बुलेट की। भले उसका मास कम हो लेकिन यार वो कितनी स्पीड से, पता नहीं, वो भी 1000 किलोमीटर, पता नहीं 100, पता नहीं कितने किलोमीटर पर स्पीड से है ना फेंका जाता है, फायर किया जाता है, तभी जाके लोग मर जाते हैं, कतल होते हैं और भाई जख्मी हो जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा होता है उसकी वजह से, और ये बहुत ज्यादा होगा तो ये भी आपका मोमेंटम ज्यादा होगा। और वही चीज है ना, हमने आके यहाँ पे क्वेश्चन आंसर में लिखे हैं, both the slow moving have high large momentum because the momentum is the product of mass and velocity. The truck has a large mass and the bullet has a high velocity. वही चीज जो मैंने अभी लिख के बताई है यहाँ पे, वही चीज है ना मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम में बताई थी इक्वेशन लिख के। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजन। ये सिंपल डेफिनेशन है। ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन kinetic energy and momentum are conserved, whereas inelastic में सिर्फ मोमेंटम खाली कंजर्व होता है और किनेटिक एनर्जी नहीं होती। एग्जांपल हमने यूज कर लिया, जैसे है ना कोलिजन बिटवीन दो बिलियर्ड बॉल्स। ठीक है, और इसमें इन इलास्टिक कोलिजन में यार समझे है ना गाड़ी और गाड़ी में टक्करें हो जाती, ये फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया इलास्टिक एंड इलास्टिक कोलिजन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। कैन ऑब्जेक्ट्स इन द सिस्टम हैव मोमेंटम व्हाइल द मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज जीरो। ठीक है, अब यार क्या मोमेंटम जीरो हो सकता है लेकिन व्हाइल द ऑब्जेक्ट्स हैव मोमेंटम। ठीक है, तो क्वेश्चन 10 पे आते हैं, यस, ऑब्जेक्ट्स इन अ सिस्टम कैन हैव इंडिविजुअल मोमेंटा बट इफ दीज मोमेंटा कैंसिल ईच अदर आउट, ठीक है, तो टोटल जीरो हो सकता है। ठीक है, तो समझें फॉर एग्जांपल, अगर हम बात करें जैसे बॉम्ब होता है, ठीक है, ये जैसे इसमें बॉम्ब है ना, समझे यही बॉम्ब है ना, इसको फाड़ा जा रहा है, तो ये जो बॉम्ब है वो दो हिस्सों में फट जाता है और दो हिस्सों में टूट जाता है जब बॉम्ब फटता है। ठीक है, वैसे ही टूट जाता है। एक बड़ी और डायग्राम बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और ये जब बॉम्ब फटता है तो ऐसे ही वो दो हिस्सों में टूट जाता है, और फिर इसके है ना, फिर ये एक हिस्सा होता है ऐसे ही और दूसरा ये हिस्सा होता है, और यहाँ से ऐसे ही भाई आवाज निकलती है और है ना पूरा बम फटता है। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। उसके अलावा एक और एग्जाम्पल ये है कि टू स्केटर्स है ना, वो दो एक दूसरे को है ना धक्का देते हैं, तो दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, लेकिन यार मोमेंटम जीरो हो सकता है अगर दोनों को ऐड करें। तो ये है ना दो एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको बताई थी। अच्छा, तो सबसे पहले इस सवाल में गलती ये है कि यार ये जो चीज़ है ना, फॉर एनी स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब ये कह रहा है, मतलब एंगल कोई सा भी हो थीटा, तो हमें ये प्रूव करना है कि यार आपकी जो आर है वो किसके बराबर है, 4h के बराबर। ये असल में सिर्फ तब ट्रू होता है जब आपका थीटा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्रीज के बराबर हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन में गलती है, फॉर ओनली 45 डिग्री of projection of velocity, ठीक है, of 45 डिग्री of, for only 45 डिग्री of velocity of projection, सिर्फ उसके लिए ही ये सच है और किसी के लिए भी नहीं। ठीक है, और इसको प्रूफ कैसे करेंगे यार, हमने है ना सबसे पहले जाके फॉर्मूला लिखने हैं आपके एच के। ठीक है, कि एच किसके बराबर होता है और आर के। ठीक है, तो यार वो हमने है ना हमारे नोट्स में लिखे हुए थे। ठीक है, एच यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g, और रेज है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसको है ना हम लिख लेते हैं, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा साइन, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g, और फिर यहाँ पे यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, ठीक है, डिवाइड बाई जी। अब इसमें हम 45 डिग्री डालें। ठीक है, तो हम साइन स्क्वायर 45 डालेंगे यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे हम डालेंगे साइन ऑफ 90। ठीक है, 2 टाइम्स 45 90 के बराबर होता है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यार ये जो ये वाला पार्ट है ये किसके बराबर है, यू स्क्वायर ओवर जी के बराबर। ये वाला किसके बराबर है, या साइन स्क्वायर ऑफ 45। साइन 45 किसके बराबर होता है, सबसे पहले साइन 45 बराबर होता है 1/√2 के बराबर। ठीक है, तो साइन स्क्वायर इसको जब आप करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा। तो हमारा फिर आ गया यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, फिर एक और टू आ गया क्योंकि 1/2 यहाँ पे आ रहा है, तो 2 टाइम्स 2 करेंगे तो ये 4 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं 4 का भी फैक्टर आ रहा है यहाँ पे।
ठीक है, तो अगर आप ये करते हैं, इस चीज़ को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाता है। तो इससे हमने प्रूव कर दिया कि यार सिर्फ 45 डिग्री के एंगल पे ही आपकी ये जो फॉर्मूला यहाँ पे जो रिलेशनशिप दी गई है यहाँ पे वो हमें ये वाली, ये सच है सिर्फ 45 डिग्री पे, तो इसके ख्याल की ठीक है। और मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है कि यार सवाल में है ना, टाइपिंग एरर लिख देता हूँ, टाइपिंग एरर इन क्वेश्चन, इट इज ट्रू फॉर 45 डिग्री, ठीक है। फिर इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हमारा आखिरी सवाल पे, इज मोमेंटम कंजर्व व्हेन द बैट हिट्स द बॉल। तो हाँ भाई सच में हाँ, होता ही है, हमने बोला है कि यार हमेशा क्या कहते हैं अपन मोमेंटम कंजर्व है, लेकिन यार assumptions है क्या है कि अब नो एक्सटर्नल फोर्सेस लाइक एयर रेजिस्टेंस, ठीक है, ऐसी है ना एक्सटर्नल फोर्स करेंगे, ठीक है, और जो मोमेंटम है ना वो ट्रांसफर होता है, अच्छा ये, और जो मोमेंटम होता है वो है ना ट्रांसफर हो जाता है बैट से बॉल से, तो उसकी वजह से बॉल है ना वो उल्टी डायरेक्शन में जाती है, और उसकी वजह से यार टोटल मोमेंटम तुम्हारा पहले होता है और बाद में जो मोमेंटम होता है